नमस्कार, आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ताइवान के चारों तरफ चीन का युद्धाभ्यास। बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा चीन। चीन ने युद्धाभ्यास को बताया ज्वाइंट स्वाड 2024 एक्सरसाइज। चीन के तेवर देख अलर्ट पर ताइवान की सेना। बड़ी खबर इस वक्त की, ताइवान के चारों तरफ चीन का सैन्य अभ्यास। ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा चीन। चीन ने युद्धाभ्यास को बताया ज्वाइंट स्वाड 2024। चीन के तेवर देख अलर्ट पर ताइवान की सेना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान के चारों तरफ चीन का सैन्य अभ्यास। ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा चीन। चीन ने युद्ध को बताया ज्वाइंट एक्सरसाइज 2024। चीन के तेवर देख अलर्ट पर पहुंची ताइवान की सेना। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ताइवान पर हमला करेगा चीन, ताइवान के चारों तरफ अभ्यास कर रहा है। ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 नामक एक्सरसाइज कर रहा है चीन। तीनों ही सेनाएं अभ्यास का हिस्सा है। हाई अलर्ट पर ताइवान की सेना। अमेरिका चुनाव के बीच ये हमला हो सकता है, इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। चीन कर रहा है मौके का इंतजार। तो क्या वाकई में चीन उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब अमेरिका पूरी तरह से चुनावों में होगा, राष्ट्रपति चुनाव हो रहे होंगे और पेंटागन को कोई आदेश देने वाला नहीं होगा? क्या वाकई में उस वक्त का इंतजार चीन कर रहा है? और क्या ये फाइनल हमले की तैयारी चीन कर चुका है? कई ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। करोड़ी सिंह जी, जिस प्रकार से चीन सैन्य अभ्यास कर रहा है और जी आवाज आ रही है सर? आप तक आवाज आ रही है आपको? करोड़ी सिंह जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, करोड़ी सिंह जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, करोड़ी सिंह जी के पास अब आवाज नहीं जा पा रही है मेरी। हम वापस करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे, लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए। ताइवान के चारों तरफ चीन का सैन्य अभ्यास चल रहा है। ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 नामक एक्सरसाइज चीन इस वक्त कर रहा है। तीनों ही सेना यानी कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना अभ्यास का हिस्सा है। हाई अलर्ट पर ताइवान की सेना इस वक्त है। और लेकिन सबसे अहम पॉइंट की, क्या चीन अमेरिका के चुनाव का इंतजार कर रहा है कि जैसा ही अमेरिका में चुनाव होंगे और उसी बीच जो है चीन हमले को अंजाम देगा? हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। आज सुन पा रहे हैं आप मुझे? जय हिंद जी। करोड़ी सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची है, लेकिन मेरा एक सवाल है जो करोड़ी सिंह जी मैं समझना चाहूंगा आपसे। एक बड़ा अभ्यास चीन की सेना कर रही है, लेकिन ये अभ्यास उस मायने में खास हो जाता है जब ये देखते हैं कि अमेरिका चुनावों की तरफ बढ़ रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिका पूरी तरह से चुनावों में उलझा हुआ होगा। तो क्या हम इस अभ्यास को चुनावों से जोड़ सकते हैं और ये मान सकते हैं कि आने वाले, जब अमेरिका चुनावों में होगा आने वाले वक्त में, तब चीन ताइवान की तरफ बढ़ सकता है? करोड़ी सिंह जी। देखिए राजेश जी, किसी भी मामले में अगर हम समझना चाहें तो स्थान और समय का बड़ा महत्व होता है कि कौन से समय पे हो रहा है और कौन से स्थान पे हो रहा है। चीन का ताइवान को लेके ये दृष्टिकोण है कि ताइवान चीन का एक प्रोविंस है और चाइना लंबे समय से ये कह रहा है कि हम रीयूनिफिकेशन करेंगे, देर सवेर ताइवान को लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ताइवान को थोड़ा आशंकित होना स्वाभाविक है। जब चीन ताइवान के आसपास और ताइवान के चारों तरफ कोई जॉइंट एक्सरसाइज करती है
तो निश्चित रूप से ताइवान में आशंका होती है। ताइवान चीन की तुलना में कमजोर भी है, तो उसका सहारा अमेरिका है, या जो पश्चिमी देश हैं वो सहारा बन सकते हैं, कुछ एशिया के अलाई भी हो सकते हैं, जापान जैसे। तो ऐसी स्थिति में जब ताइवान के कमांडर ने ये कहा कि चाइना अनाकोडा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रही है, तो उसका भी स्पष्ट इंडिकेशन ये था कि अनाकोडा क्या, अमेरिका के सिविल वार में स्कॉट ने जो कॉन्फेडरेसी वाले थे उनको एनसर्किल करने के लिए, उनको सफोकेट करने के लिए अडॉप्ट की थी। तो ये वर्ड भी शायद इसीलिए यूज किया है कि अमेरिकन को आसानी से समझ में आ जाए कि अनाकोडा स्ट्रेटेजी क्या होती है, और उससे चाइना और ज्यादा उसको आशंकित हो गया कि ताइवान तो अमेरिका को बुलाना चाहता है और अमेरिका को ये मैसेज दे रहा है कि अनाकोडा स्ट्रेटेजी है। चाइना को अपना नेशनल सोवरेंटी के रूप में अपने एरिया में एक्सरसाइज करने का राइट है, ताइवान को भी उतना ही राइट है। तो लेकिन राइट से किसी को आतंकित करना, आशंकित करना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो चाइना ये एक्सरसाइज कर रहा है, और इस समय अमेरिका में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चाइना उस सीमा तक जाएगा कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन चीन में इस समय कर ले, क्योंकि उस सीमा तक चाइना जाने का दुस्साहस नहीं करेगा। केवल एक डिटरेंस स्ट्रेटेजी है कि अमेरिका इस क्षेत्र में, क्योंकि चाइना की शिकायत सबसे बड़ी यह है कि एक्स्ट्रा रीजनल फोर्स है वो इस साउथ चाइना सी और एशियन रीजन में नहीं आनी चाहिए। ये चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए चाइना ये तो चाहता है कि अमेरिका यहाँ अपने अड्डे नहीं बनाए, अमेरिका नहीं आए, और चाइना अब अपना विस्तार जिस तरह से चाहे करता रहे। तो चाइना को एक डिटरेंस स्ट्रेटेजी के रूप में, मुझे नहीं लगता कि ताइवान को रीयूनिफिकेशन तक चाइना आज की स्थिति में जाएगा, आज का समय है, लेकिन देर सवेर चाइना निश्चित रूप से ताइवान का रीयूनिफिकेशन करेगा। वो ताइवान को सेपरेट मानने को तैयार ही नहीं है। इवन अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, वो भी ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज अमेरिका ने भी नहीं कर रखा है, और विश्व समुदाय ने भी नहीं कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में ताइवान का एक कमजोरी होना स्वाभाविक है। जब दुनिया ने उनको संप्रभु राष्ट्र नहीं मान रखा, तो ताइवान का एग्जिस्टेंस तो खतरे में हो सकता है अगर चाइना रीयूनिफिकेशन की हद तक जाए तो। जी राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। तो कनाडा से बड़ी खबर आ रही है। भारत कनाडा के रिश्तों में टेंशन है। कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन, उच्चायुक्त समेत 7 राजनयिक निष्कासित। कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया भारत ने। झूठे आरोपों के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम। बड़ी खबर आपको बता रहे, कनाडा के खिलाफ भारत सरकार का बड़ा एक्शन। उच्चायुक्त समेत 7 राजनयिकों को अब वापस बुलाया है। झूठे आरोपों के बीच भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए। कनाडा से उच्चायुक्त वापस बुलाया भारत ने। झूठे आरोपों के बाद भारत सरकार का बड़ा कदम। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले पर यह पूरा विवाद है। कनाडा पीएम का भारत पर आरोप, उच्चायुक्त को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने करार दिया। उसके बाद भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। 18 जून 2023 को कनाडा में निज्जर की हत्या हुई थी। ट्रूडो के आरोप बेतुके और राजनीति से प्रेरित है, ये भारत ने कहा है। और ट्रूडो ने, यानी कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार पर भी कई आरोप लगाए हैं और उन्हें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। यानी कि सीधे तौर पे भारत के राजनयिकों की इस वक्त सुरक्षा, कनाडा में उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे, और इसी बीच भारत ने बड़ा फैसला लिया और अपने उच्चायुक्तों को वापस भारत बुलाने का फैसला किया। करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे इस पूरे मामले को समझने के लिए। करोड़ी सिंह जी, सियासी पिच पर जस्टिन ट्रूडो
बेहद कमजोर हैं, लेकिन उस बीच भारत के खिलाफ उनकी बयानबाजी लगातार जारी है और वो इस हद तक गिर चुके हैं कि राजनयिकों को, राजदूतों को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और तब भारत का इतना बड़ा कदम, क्या भारत और कनाडा के रिश्ते हम ये मानकर चले कि आने वाले वक्त में अब खत्म हो सकते हैं, या सबसे लो पीरियड जो है इन रिश्तों का शुरू हो सकता है? करोड़ी सिंह जी। राजेश जी, भारत और कनाडा अच्छे दोस्त रहे हैं लंबे समय तक। पिछले एक साल से दोनों में अविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लंबे समय से, पिछले एक साल से लगभग एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ न कुछ बातें कह रहे हैं। अविश्वास बहुत बढ़ गया है। तो अविश्वास होना या असहमति होना अलग बात है, लेकिन वो इस हद तक तनाव में चला जाए, ये स्थिति अच्छी नहीं है दोनों ही देशों के लिए। लेकिन अभी भी लाओस में जब कनाडा के प्रधानमंत्री आए, हमारे प्रधानमंत्री गए, उस समय भी दोनों ही देशों का जो दृष्टिकोण था और जो स्टेटमेंट आए, वो एक दूसरे के बात को काटने के थे। कि ये कहा गया कि भाई ट्रूडो ने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है, मैंने कनाडा के कंसर्न रखे हैं। भारत की तरफ से कहा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तो वहां पे शुरू हो गया। अब हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। और मीनवाइल कनाडा की जो पुलिस चीफ हैं, रॉयल कैनेडियन जो पुलिस है उसके, उन्होंने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इंडिया और साउथ एशियंस हैं वो हमारे यहाँ हिंसा फैला रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं कनाडा में, तो हमें सख्त कदम लेने होंगे। और फिर ट्रूडो, ये तो राजनीतिक तरीके से चल रहा है, क्योंकि ट्रूडो की एक मजबूरी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो समर्थन लेके सत्ता में थे, वो सत्ता पार्टी होती है, वो निश्चित रूप से दबाव बनाती है। ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में होता है। लेकिन इस सीमा तक भारत और कनाडा जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इस सीमा तक जाना एक अच्छा लक्षण नहीं है। लेकिन अगर इस सीमा तक जाते हैं तो कनाडा फाइव आइज का मेंबर है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, और ये एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और एक दूसरे के हित का समर्थन भी करते हैं। तो जो कनाडा के साथ हुआ उसमें ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ही सूचना प्रोवाइड की है कनाडा को। अब जो दोनों में तनाव है ये है कि कनाडा ये कह रहा है कि मैंने क्रीडेबल एविडेंस भारत को सुपुर्द कर दे दिए हैं। भारत ये कहता है कि कोई क्रीडेबल एविडेंस नहीं है और कनाडा को भारत विरोधी गतिविधियां वहां पे प्रमोट नहीं करनी चाहिए। कनाडा ये कहता है कि कनाडा के नागरिक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है, कनाडा के नागरिकों पे अटैक नहीं होना चाहिए, और निर्जर को वो कनाडा के नागरिक मान के चलते हैं, भारत उसको आतंकवादी मान के चलता है। तो इस तरीके से केवल भारत कनाडा नहीं, जो दूसरे दक्षिण एशियाई वहां पे रहते हैं उनमें भी एक तरह का ध्रुवीकरण होता लग रहा है। तो वहां के समाज में भी जो भारतीय या दक्षिण एशियाई हैं उनके विरुद्ध एक भाव बन रहा है कि वो आके हमारे यहाँ जाके अव्यवस्था फैलाते हैं, जबकि ये तो कनाडा और भारत सरकार के बीच की बात है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं कि निकट भविष्य में इसका कोई समाधान होगा। भारत का दृष्टिकोण, क्योंकि जब दोनों तरफ सत्य हो तो वहां मुश्किल हो जाता है रिकंसाइल करना। भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल सही है कि भारत विरोधी गतिविधि किसी देश में नहीं होनी चाहिए। कनाडा का दृष्टिकोण भी कानूनी दृष्टि से सही है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन इसके बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कोई। जी राजेश। बता दें इस वक्त की ड्रोन हमले में आईडीएफ के सैनिकों की मौत, हार्ड डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका, ईरान को जवाब देने की तैयारी में इजरायली सैनिक, हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक, ड्रोन हमले में आईडीएफ के सैनिकों की मौत हुई,
तो हिजबुल्लाह का इजराइल के मिलिट्री बेस पर अटैक, ड्रोन हमले में 4 सैनिकों की मौत। थर्ड सिस्टम अमेरिका अब इजराइल में तैनात करने जा रहा है। एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये। और हमारे साथ करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, लगातार बने हुए हैं। सीधा करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, कैसे इस अहम अपडेट को देखेंगे? हिजबुल्ला इजराइल के अंदर हमला करने में सक्षम है और दूसरी तरफ अमेरिका चाह रहा है कि अब हम अपना थर्ड सिस्टम भी इजराइल में लगाएं। तो कैसे इस अहम अपडेट को आप देखते हैं करोड़ी सिंह? देखिए, अमेरिका ने अगर इजराइल को थर्ड सिस्टम दिया है तो ईरान को रूस ने S-400 भी दे दिए हैं। तो लेकिन ईरान प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन हिजबुल्लाह का निरंतर रूप से समर्थन कर रहा है। उसको जितना सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए उतना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हिजबुल्लाह ड्रोन वगैरह यूज कर रहा है वो सब ईरान के से सप्लाई होते हैं। तो हिजबुल्लाह निश्चित रूप से इजराइल के ठिकानों पे जितने सैन्य बेस हैं या एयरपोर्ट हैं या सिविलियन पर भी अपने ड्रोन हमले कर रहा है। और इजराइल भी निरंतर रूप से लेबनान में हमले करने पे लगा हुआ है। और सबसे बड़ा इजराइल के अगेंस्ट में यह है कि इजराइल ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग वर्कर्स थे उन पे भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में विश्व का जनमत है वो भी इजराइल के लिए ये कह रहा है कि इजराइल को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति के स्थापना के लिए जो कार्य कर रहे हैं उन पे तो अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि जो ब्लू लाइन है उसके आसपास भी इन्होंने अपनी सुरंग बना रखी हैं और वो सुरंग बिना जो वर्कर हैं, पीस वर्कर हैं, उनकी सहायता के, उनकी मिली भगत के नहीं हो सकते। तो इजराइल का दृष्टिकोण है वो ये है कि साउथ लेबनान में भी इन्होंने बहुत से सुरंगें बना रखी हैं हिजबुल्लाह ने और उनको खत्म करना जरूरी है। तो इसलिए लेबनान पे लगभग प्रत्यक्ष रूप से इजराइल का हमला हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में शांति कैसे स्थापित की जाए? अमेरिका के लिए देखिए बहुत बड़ी मजबूरी है। अमेरिका इजराइल को हारता हुआ नहीं देख सकता। इसके दो कारण हैं। एक तो अमेरिका का स्वयं का मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट है। दूसरा, अमेरिका के समाज में, वहां की राजनीति में जो ज्यूज का संगठन है, सबसे बड़ा अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, वो फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और अमेरिका की जो निर्णय प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग, उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसलिए इजराइल को अमेरिका अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन जिस तरह से इजराइल कर रहा है उसमें यूरोपीय देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो इजराइल के साथ नहीं है। वो इजराइल पे दबाव बना रहे हैं कि इजराइल को इस सीमा तक नहीं जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति स्थापना के लिए वर्कर्स हैं उन पे भी अटैक करे। लेकिन इजराइल पूर्णतः डिटरमिन्ड है, केवल हिजबुल्लाह पे नहीं, अभी भी वो मान के चल रहा है कि गाजा में भी हमास का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ है, गाजा में भी लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कैसे रोका जाए, इसको कैसे सीज फायर हो? चीन है वो प्रत्यक्ष रूप से एक्टिव नहीं है, लेकिन चीन एक बहुत ही कूटनीतिक तरीके से अपनी बात कह रहा है कि इजराइल को एक विवेक सम्मत सुरक्षा सरोकार का बात करना स्वाभाविक है, लेकिन फिलिस्तीनी जो जनसंख्या है उसके राष्ट्रीय अधिकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो चीन संतुलन बनाकर बातचीत कर रहा है और प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो चीन ये सोचता है कि अगर अपना खेल रहे हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं सर। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, तनाव के बीच विदेश मंत्री जयशंकर आज जाएंगे पाकिस्तान। शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। 2015 के बाद कोई भारतीय नेता पाकिस्तान के दौरे पर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। तनाव के बीच विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचेंगे आज पाकिस्तान। शंघाई शिखर सम्मेलन यानी कि SCO में हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2015 के बाद कोई भारतीय नेता पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखेगा। 2015 के बाद कोई भारतीय नेता पहुंचेगा पाकिस्तान।
हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी लगातार बने हुए हैं। सीधा करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, लंबा वक्त हो गया, 2015 के बाद कोई भारतीय नेता पाकिस्तान नहीं गया। हालात जस के तस बने हुए हैं, कोई ज्यादा बदलाव आया नहीं है। कहूं तो पहले से ज्यादा और हालात खराब हुए। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आज, कैसे देख रहे हैं आप? ये राजेश जी, एससीओ समिट में जाना कोई द्विपक्षीय मामला नहीं है, ये बहुपक्षीय मामला है। और एससीओ का पाकिस्तान भी मेंबर है, पाकिस्तान वहां ऑर्गेनाइज कर रहा है, आयोजक है, लेकिन पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत करने वहां नहीं जा रहे हैं। संघाई एससीओ में जाना एक भारत के लिए मजबूरी नहीं, भारत के लिए एक स्वाभाविक भी था कि बहुपक्षीय दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो बहुपक्षीय संगठन पे को प्रभावित नहीं करें। लेकिन जिस स्थिति में पाकिस्तान है उसमें मुझे नहीं लगता कि एससीओ कोई बहुत ज्यादा सफल हो पाएगा, आंशिक सफलता ही मिल सकती है। चीन के प्रीमियर हैं ली क्यांग, पहले ही वहां कल ही पहुंच गए हैं और उन्होंने बलूचिस्तान में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है और ग्रांट देने के लिए और जो पाकिस्तान को लोन दिया हुआ उसको रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान और चीन के बीच में कुछ द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं और उसमें चीन ये प्रयास कर सकता है कि चीन की सेनाएं जो बेल्ट एंड उसका चीन का जो सीपेक है उसकी सुरक्षा के लिए और चीन अपने सैनिकों को भेज दे, उसके लिए कोई समझौता हो सकता है। तो चीन और पाकिस्तान के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुपक्षीय रूप में हम देखें तो ज्यादा सफलता की संभावना नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से भारत के विदेश मंत्री जो रीजनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रोविजन है एससीओ में पहले से, उसको लेके बातचीत उठाएंगे कि ये आतंकवाद को कंटेन करने में एससीओ कैसे इफेक्टिव भूमिका निभा सकता है और उसमें हो सकता है कि दूसरे देश कुछ सीमा तक सहमत बने। एक तीसरा अन्य चीज है कि वो ईरान भी वहां आएगा, तो ईरान भी कुछ ऐसे मुद्दे उठा सकता है जो कह सकता है कि इनको संघाई कोऑपरेशन जो ग्रुप है उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब जो ज्वाइंट कम्युनिके है, संयुक्त वक्तव्य, वो सर्वसम्मति से होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सब आशा लगा रहे हैं कि ये जो संयुक्त वक्तव्य हो एससीओ में वो सर्वसहमति से हो। अगर नहीं होता है तो एससीओ की सफलता पे हम बहुत ज्यादा संदेह करने लग जाएंगे। जी राजेश जी, मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं करोड़ी सिंह जी की चीन के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री भी उनको कहते हैं ली क्यांग, अब वो पहुंचे हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। रूस की तरफ से जो जानकारी मेरे पास है पुतिन वहां पर नहीं पहुंच रहे। फिर अब पाकिस्तान में इस एससीओ समिट होने के क्या मायने रह जाते हैं? देखिए राजेश जी, इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और दूसरा प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को पहले से ऐसे आशंकाएं थी कि एससीओ मीटिंग पाकिस्तान में सफल नहीं हो सकती, इसलिए वो जाके ये नहीं दिखाना चाहते थे कि एससीओ मीटिंग सफल नहीं रही है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाए हैं। तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी और पाकिस्तान उनको ऐसा लगने लग गया कि जिस माहौल में एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ईरान का अपना इंटरेस्ट है, रशिया का अपना इंटरेस्ट था, चाइना का अपना इंटरेस्ट, भारत का अपना इंटरेस्ट, और जिसमें सामंजस्य बैठना मुश्किल लग रहा था सबको। और इसीलिए राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, न चीन के राष्ट्रपति, न रूस के राष्ट्रपति, न भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो एससीओ की मीटिंग हो रही है वो एक तरह का रिचुअल सा है कि भाई एनुअल हमें मीटिंग करनी है इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होगा जो एससीओ को मजबूत करे और इसको प्रभावशाली बनाए। जी राजेश जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एलएसी पर चीन की बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा। पेंगोंग झील पर नई बस्तियां बसा रहा चीन। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल। चीन की हर हरकत पर भारत की नजर।
बनी हुई है। एलएसी पर चीन की बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा। पेंगोंग झील के पास नई बस्तियां बसा रहा चीन। एलएसी पर चीन की बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा। पेंगोंग झील के पास नई बस्तियां बसा रहा चीन। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल। चीन की हर हरकत पर भारत की गहरी नजर। तो चीन की हर हरकत पर भारत की नजर, लेकिन एलएसी के पार चीन लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, जो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।